बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोलते हैं एमसीक्यूज़ की एग्ज़ाम हिस्ट्री फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग एमसीक्यूज़ के साथ एक और नए एपिसोड के साथ आपका मेज़बान आसिफ खत्री ब्रदर्स के चैनल से हाजिर खिदमत है। तो शुरू करते हैं जी 2011 प्राइवेट का एग्ज़ाम हिस्ट्री का फर्स्ट ईयर कॉमर्स का हिस्सा और इसके एमसीक्यूज़। पहले एमसीक्यू में कहा गया द ऑनर इक्विटी इन द बिजनेस अराइजेज फ्रॉम दीज टू सोर्सेस। ऑनर इक्विटी यानी मालिकाना जिम्मेदारी कारोबार में आती है इन दो जराए से, नेट इनकम और कैश से, नेट प्रॉफिट और ड्राइंग से, नेट प्रॉफिट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट से, या इन सब में से। तो आपको पता होना चाहिए कि नेट इनकम से ऑनर इक्विटी बढ़ती है लेकिन कैश से नहीं। नेट प्रॉफिट और ड्राइंग, तो नेट प्रॉफिट से ऑनर इक्विटी आती है, जाहिर होती है, लेकिन ड्राइंग से कम होती है। नेट प्रॉफिट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ये वो दोनों चीज़ें हैं जिन दोनों चीज़ों से आपकी ऑनर इक्विटी अराइज होती है, जाहिर होती है, बढ़ती है। तो नेट प्रॉफिट एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट ये वो ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है। अगले एमसीक्यू में कहा गया दिस अकाउंट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस। इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, हाँ जी, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी है और क्रेडिट बैलेंस होगा इसका। सेल्स डिस्काउंट डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि आता है बढ़ता है डेबिट होता है। ऑफिस सप्लाइज एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस होगा, करंट एसेट होगा। तो इसका मतलब अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ऑफिस सप्लाइज एंड सेल डिस्काउंट, इन सब का डेबिट बैलेंस होता है। और बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि एक लाइबिलिटी होती है कि बैंक में हमने जितने पैसे जमा करवाए थे उससे ज़्यादा पैसे निकलवा लिए हैं बैंक की परमिशन के साथ, तो इसे बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से पुकारा जाएगा, लाइबिलिटी होगा और क्रेडिट बैलेंस रखता होगा। नंबर 3 में आपसे कहा गया एक्ट टोटल करने का मनी कॉलम का एक अकाउंट का क्या कहलाता है? पोस्टिंग, रूलिंग, फुटिंग या बैलेंसिंग। और जो टोटल करना मनी कॉलम का होता है किसी अकाउंट का, वो कहलाता है रूलिंग। द टर्म अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग का अरसा जो टर्म है इसका मतलब होता है स्पेन ऑफ टाइम, वक्त का दौरानिया जो कवर कर रही है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट या इनमें से सब। तो हम जानते हैं कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो सभी एक अकाउंटिंग पीरियड को कवर कर रहे होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज। कहा गया ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? एक्सेस ऑफ सेल, सेल का ज्यादा होना, ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के मुकाबले में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का प्लस करना ओपनिंग स्टॉक के साथ, सेल्स में से लेस करना एंडिंग स्टॉक या नेट प्रॉफिट में से लेस करना एक्सपेंसेस। और यकीनी तौर पर राइट आंसर होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट है सेल का एक्सेस ज्यादा होना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के मुकाबले में। अकाउंटिंग आर अपडेटेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बाय, अकाउंट्स को अपडेट किया जाता है यानी डेट के एंड मुताबिक किया जाता है इख्तिताम पर अकाउंटिंग पीरियड में। किसके जरिए? करेक्टिंग एंट्री के जरिए, जनरल एंट्री के जरिए, ओपनिंग एंट्री के जरिए या एडजस्टिंग एंट्री के जरिए। तो अकाउंट्स को अपडेट एडजस्टिंग एंट्री के जरिए किया जाता है एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड पर। तो एडजस्टिंग एंट्री इज द राइट आंसर। बैड डेट्स एक्सपेंस आर, बैड डेट्स एक्सपेंस क्या है? सेलिंग एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है? तो अगर मैं देखूं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, तो ये तो बिल्कुल भी इसका जवाब नहीं है, क्योंकि ये कारोबार के इब्तदाई खर्चे होते हैं और एक कंपनी के इब्तदाई खर्चे होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी नहीं है, क्योंकि ये ऑफिस का खर्चा नहीं है। अब ए और सी, अब सी में ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहा गया, तो बैड डेट्स बिल्कुल जी एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के भी दो हिस्से होते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंस होता है और एक सेलिंग एक्सपेंस होता है, जिसमें बैड डेट्स एक सेलिंग एक्सपेंस है यानी माल को फरोख्त करने के लिए किया जाने वाला खर्चा। तो ए और सी में ज़्यादा बेहतर और सही जवाब है सेलिंग एक्सपेंसेस, यानी बैड डेट्स आपके माल फरोख्त करने के सिलसिले के अखराजात होते हैं। कहा गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में क्या इंक्लूड शामिल होता है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसी नज़र आने वाले एसेट में इस्तेमाल की वजह से, घिसा और टूट फूट की वजह से, टेक्नोलॉजी के पुराना होने की वजह से जो रफ्ता रफ्ता एसेट की वैल्यू डाउन होती है, कम हो जाती है, रिड्यूस होती है, डिक्रीज होती है, उसे डेप्रिसिएशन कहा जाएगा। डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट,
और अलाउंस या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इसके मुकाबले में अगर आप सैलरीज पे करते हो, रेंट पे करते हो, एडवर्टाइजिंग पे करते हो, यूटिलिटी पे करते हो, तो इन सब की एंट्री में एक्सपेंस डेबिट होता है और कैश या बैंक क्रेडिट हो जाता है। तो वो तमाम खर्चे होने से पैसा कारोबार से जाता है। डेप्रिसिएशन का खर्चा होने से कारोबार से कोई पैसा नहीं जाता। तो लिहाजा ए ऑप्शन नॉन कैश एक्सपेंस दुरुस्त होगा कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, यानी जिसमें कैश कहीं जाता नहीं। सप्लाईज ऑन हैंड, सप्लाईज हाथों में है जनवरी 1 को 140 की, सप्लाईज आपने खरीदी हैं 530 रुपए की, सप्लाईज कंज्यूम यूज हुई हैं 480, तो सप्लाईज एंड पीरियड पे कितनी होंगी? तो हम जानते हैं कि सप्लाईज शुरू में 140 की थी, हमने मजीद खरीदी 530 की, तो 140 एंड 530 मिलकर हो जाएगा 670। 670 में से यूज हुई 480, तो 670 में से 480 को माइनस कर दे तो 190 की सप्लाईज आपके पास इख्तिताम पर बच जाएंगी। तो 190 इज द राइट आंसर कि 190 की ऑफिस सप्लाईज बच जाएंगी। कहा गया अकाउंटिंग साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलोड ड्यूरिंग। अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग का दायरवी बहाव एक तरतीब है अकाउंटिंग के तरीक़ाकार की, जिसे हम किसके दौरान चलाते हैं? अकाउंटिंग पीरियड में, 2 इयर्स में, अकाउंटिंग इक्वेशन में या 1 आवर में। तो यकीनी तौर पे हम अकाउंटिंग साइकिल एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए एक सीक्वेंस बनाते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड इज द राइट आंसर। व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट इज जीरो, जब ग्रॉस प्रॉफिट जीरो होगा तो इसका क्या मतलब होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट लेस देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रेटर देन ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल बराबर ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हम जानते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट जीरो तब होगा जब आपकी जितनी की सेल हुई होगी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी उतना ही होगा। यानी 100 रुपये की चीज़ पड़ी होगी, उसे 100 में ही बेच दिया होगा, तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे, 100 में से 100 निकालेंगे तो ज़ीरो ही ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो राइट आंसर होगा यकीनी तौर पर डी, जब नेट सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों इक्वल बराबर होंगे। व्हेन डिपॉजिटर बुक शो अ क्रेडिट बैंक बैलेंस इट मीन्स, डिपॉजिटर यानी जमा कराने वाले आमतौर पे हम होते हैं, कारोबारी शख्स। जब हम अपना बैंक की किताबों में डिपॉजिट जमा करवाते हैं और हमारा बैलेंस बैंक का क्रेडिट तौर पर आ जाता है, हम जानते हैं कि बैंक हमारे लिए एक एसेट होता है, आता है बढ़ता है, तो डेबिट, और इसका बाय नेचर नॉर्मल बैलेंस डेबिट होना चाहिए हमारी किताबों में, हमारे कारोबार में। अगर वहाँ क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब है हमने रकम निकाल ज़्यादा ली है जमा कराने के मुकाबले में, ये बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, एक लाइबिलिटी होगा। और ऑप्शन में हमें कहा गया अमाउंट ओवरड्रॉन, ज़्यादा निकाल लिया गया, डिपॉजिट अमाउंट कर दिया गया, आउटस्टैंडिंग चेक है या अनक्लियर्ड चेक है। तो यकीनी तौर पर राइट आंसर होगा कि जब डिपॉजिटर का बुक शो क्रेडिट बैलेंस करती है तो इसका मतलब है कि बैंक में रकम ओवरड्रॉ कर ली गई है, यानी जितने जमा कराए उससे ज़्यादा निकाल लिए गए हैं। A bank does not pay against check if they are, एक बैंक अदा नहीं करता उन चेकों को अगर वो हों ओवर 6 months old, 6 महीने से ज़्यादा पुराने, 5 महीनों से ज़्यादा पुराने, 3 महीनों से ज़्यादा पुराने या 2 महीनों से ज़्यादा पुराने। तो आपके पास जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है, जो ये कहता है कि अगर एक बैंक के पास 6 महीने से पुराना चेक आएगा तो वो उसे अदा करने से इनकार कर देगा। तो राइट आंसर होगा ओवर 6 months ओल्ड। कहा गया द फॉलोइंग बैंक अकाउंट इज सब्जेक्ट टू ज़कात डिडक्शन, इनमें से कौन सा बैंक अकाउंट है जिसमें ज़कात की कटौती होती है? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टी अकाउंट या कंट्रोल अकाउंट? तो टी अकाउंट और कंट्रोल अकाउंट तो मतलब हो ही नहीं सकते, करंट और सेविंग में से आंसर होना चाहिए। करंट अकाउंट वो है जिसमें जब चाहे रकम निकलवा सकते हो, जब चाहे रकम जमा करवा सकते हो, तो इसमें कोई ज़कात और इनकम टैक्स वगैरह नहीं लगता। इसका मतलब राइट आंसर जो होगा वो आपका सेविंग अकाउंट होगा। सेविंग अकाउंट में ज़कात की कटौती होती है। सेविंग अकाउंट इज द राइट आंसर। कहा गया कैश बुक किस मकसद को पूरा करती है? जर्नल का, लेजर का, ट्रायल बैलेंस का या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? हम जानते हैं कि कैश बुक बैक वक्त बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री है। इसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड भी करते हैं और जब ऐसा करते हैं तो हमें कैश और बैंक का लेजर में अकाउंट नहीं बनाना पड़ता। इसलिए कैश बुक जिस मकसद को सर्व करती है वो है लेजर का, यानी लेजर का मकसद पूरा करती है।
कैश बुक. An accounting book used for small expenses recording called. एक अकाउंटिंग की किताब जिसमें छोटे छोटे खर्चों को हम रिकॉर्ड करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे डी, पेटी कैश बुक. छोटे छोटे खर्चों को कवर करने के लिए, पे करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए बनाई जाने वाली किताब. कहा गया अ चेक इज रिसीव. एक चेक वसूल होता है 4000 रुपए का और रिकॉर्ड किया जाता है बैंक कॉलम की रिसिप्ट साइड पर कैश बुक के. तो चेक आता है तो हमने पढ़ा है कि चेक आए तो आप उसे कैश मानेंगे, तो हमें अपना कैश बढ़ाते हुए दिखाना चाहिए था. हमने बैंक कॉलम की रिसिप्ट साइड पर कैश बुक में बैंक को बढ़ा लिया, तो इस तरह जो कैश है वो तो ना बढ़ पाया. तो बैलेंस कैश का जो है वो क्या होगा? नो इफेक्ट. बैलेंस ओवर स्टेटमेंट ज़्यादा जाहिर होगा या अंडर स्टेटमेंट कम जाहिर होगा. तो चेक 4000 का आया, हमें चाहिए था कि हम कैश में 4000 आते हुए दिखाते, हमने बैंक में पैसे आते हुए दिखा दिए, तो इससे हमारा जो कैश है वो ना आ सका, कैश का बैलेंस कम हो गया, यानी डी, अंडर स्टेटमेंट कम जाहिर हो गया. कहा गया परचेज अकाउंट क्या होता है? परचेज से मुराद यहाँ होगा सामान्य तिजारत की खरीद यानी परचेजेस, और परचेजेस एक एक्सपेंस होता है. तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. परचेजेस एक एक्सपेंस होता है. कहा गया अगर सेल्स रिटर्न डेबिट कर दिया जाए परचेजेस अकाउंट में एरनॉसली गलती से 2000 रुपए से, तो नेट इनकम पर क्या फ़र्क पड़ेगा? इंक्रीज़ होगी, बढ़ जाएगी, डिक्रीज़ होगी, कम होगी, नो इफेक्ट, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या डिक्रीज़ हो जाएगा. तो हम एक बात जानते हैं कि सेल्स रिटर्न अगर डेबिट कर दिया जाए परचेजेस अकाउंट में, तो हम जानते हैं सेल्स रिटर्न अगर रिकॉर्ड होता है तो सेल्स रिटर्न के रिकॉर्ड होने से इनकम घट जाती है. परचेजेस अकाउंट अगर गलती से रिकॉर्ड हो गया तो उसने भी इनकम को घटा दिया. इसका मतलब जो काम सेल्स रिटर्न ने रिकॉर्ड होके करना था वही परचेजेस ने रिकॉर्ड होके कर लिया, तो इससे हमारी इनकम पर कोई असर नहीं पड़ेगा. राइट आंसर होगा नो इफेक्ट. NSF स्टैंड फॉर. NSF किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? न्यू स्टडीज़ फेडरेशन, नेशनल स्टडीज़ फेडरेशन, नेट सफिशिएंट फंड या नॉन सफिशिएंट फंड. तो राइट आंसर NSF, नॉन सफिशिएंट फंड, यानी फ़ंड काफ़ी तादाद में मौजूद नहीं है, पैसा इतनी तादाद में मौजूद नहीं है जितने से चेक बनाया गया है. तो इस रीज़न और इस बुनियाद पर बैंक हमारे चेक को डिसऑनर, नामंजूर, मुस्तरद कर देता है. तो NSF स्टैंड फॉर नॉन सफिशिएंट फंड. ये हमारे जी 2011 प्राइवेट के बोलते MCQs हुए. अपने आंसर्स कितने सही हुए अपने कमेंट में ज़रूर बताइए. लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार. हम एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं आपके लिए. बोलते MCQs.